हेलो फ्रेंड्स। तो ये विधि शास्त्र की अपनी जो सीरीज चल रही है विधि शास्त्र की, आज इसकी 8th वीडियो है। ठीक है, यानी 8वीं वीडियो है। ठीक है, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। मेन रूप से इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि विधि के स्रोत क्या हैं, यानी विधि के स्रोत। और जो आपने एक तरह से फर्स्ट कानून के स्रोत, विधि के स्रोत आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़े हैं। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग विधि के स्रोत क्या हैं, और उसके संदर्भ में हम विधायन को भी देखेंगे कि विधायन की क्या भूमिका है, विधायन क्या होता है। इसको हम थोड़ा डीपली डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आप वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। ठीक है, हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। मुख्य बिंदु देख लेते हैं इस प्रश्न के। तो सबसे पहले हम इसमें परिचय देखेंगे। इसके बाद सामंड के अनुसार विधि के स्रोत क्या हैं। उसके बाद देखेंगे हम आस्टीन थे, उनके अनुसार विधि की स्रोत क्या है। ठीक है, इसके बाद हम 5वें नंबर पर देखेंगे विधायन। विधायन की परिभाषा देखेंगे, यहाँ उसके प्रकार देखेंगे और विधायन का महत्व देखेंगे। ठीक है, इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम विधायन एवं रूढ़िजन्य विधि में अंतर, दोनों में अंतर देखेंगे। एक तो विधायन और रूढ़िजन यानी प्रथाओं से जन्मी जो विधि है, उन दोनों में अंतर क्या है, उस अंतर को देखेंगे। इसके बाद नंबर 7 पर देखें हम विधायन एवं पूर्व निर्णय में अंतर, यानी विधायन और पूर्व निर्णय जो होते हैं उन दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सामान्य रूप से स्रोत का अर्थ उद्गम या अभ्युदय अथवा प्रारंभ होता है, लेकिन विधि के स्रोत के रूप में इसका अर्थ बदल जाता है। यानी नॉर्मली देखें, ठीक है, तो स्रोत का अर्थ होता है किसी भी चीज का उद्भव होना, किसी भी चीज का उद्भव होना या अभ्युदय होना। ठीक है, लेकिन विधि के संदर्भ में इसका थोड़ा अर्थ बदल जाता है। ठीक है, स्रोत के रूप में हम इससे ये नहीं कह सकते कि उसका उद्भव या फिर अभ्युदय हुआ है। ठीक है, जबकि विधि के स्रोत के रूप में न्यायिक निर्णय आवश्यक सामग्री जुटाते हैं। ठीक है, अब विधि के स्रोत के रूप में देखें तो जो न्यायिक निर्णय होते हैं वो काफी आवश्यक सामग्री जुटाते हैं। ठीक है, और अभी जो मैंने डिस्कस किया था आपसे कि स्रोत का जो अर्थ है थोड़ा बदल जाता है, उसको अभ्युदय या उद्गम नहीं कहा जा सकता। ठीक, थोड़ा सा बदल जाता है क्योंकि विधि के संदर्भ में वो होता है। ठीक है, क्योंकि उसमें काफी चिंतन जुड़ा रहता है इसके बारे में, क्योंकि उनमें न्यायिक निर्णयों का भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ठीक है, इसके बाद चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद देखेंगे हम सामंड के अनुसार विधि के स्रोत। जो सामंड महोदय थे, यानी सामंड विधि शास्त्री जो थे, उनके अनुसार जो विधि के स्रोत है वो क्या है। ठीक है, तो मुख्य रूप से उनके अनुसार 2 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं। ठीक है, जिसमें नंबर 1 आपका औपचारिक स्रोत है, नंबर 1 औपचारिक स्रोत, और नंबर 2 भौतिक स्रोत। नंबर 2 भौतिक स्रोत। ये किसके अनुसार है? सामंड के अनुसार आपके स्रोत है। ठीक है, विधि के। लेकिन औपचारिक स्रोत तो ठीक है, लेकिन उन्होंने आगे चल के भौतिक जो स्रोत हैं उनको 2 भागों में बांट दिया। भौतिक स्रोत को कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में, यानी ऐतिहासिक स्रोत और वैधानिक स्रोत। ठीक है, ऐतिहासिक स्रोत और वैधानिक स्रोत, यानी पहले 2 औपचारिक और भौतिक स्रोत। भौतिक स्रोत को भी उसने 2 भागों में बांट दिया, जिसमें ऐतिहासिक स्रोत और वैधानिक स्रोत। इसके बाद उन्होंने वैधानिक स्रोत को भी 3 भागों में बांट दिया। किन्होंने? सामंड ने वैधानिक स्रोतों को 3 भागों में बांट दिया, यानी कि उन्होंने 3 भागों में डिवाइड कर दिया, जिसमें नंबर 1 विधायन, नंबर 2 पूर्व निर्णय, और नंबर 3 रूढ़िजन्य विधि। ठीक है, यानी प्रथागत विधि। जो विधायन के 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो सामंड के अनुसार पहले 2 हो गए औपचारिक और भौतिक। ठीक है, भौतिक में भी ऐतिहासिक, भौतिक में भी कौन कौन से हो गए? ऐतिहासिक और वैधानिक। अब वैधानिक के 3 हो गए, एक तो विधायन, एक पूर्व निर्णय और एक रूढ़िजन्य विधि। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, अब उन्होंने जो 2 पार्ट्स किए थे, औपचारिक और भौतिक स्रोत, उसमें औपचारिक स्रोत क्या होते हैं? सामंड के अनुसार औपचारिक स्रोत का क्या आशय है? उन्होंने औपचारिक स्रोत किसे कहा है? तो इससे आशय ऐसे स्रोतों से है जो राज्य की इच्छा एवं शक्ति द्वारा न्यायिक निर्णयों के माध्यम से विधि के रूप में अस्तित्व में आए हैं। यानी कहने का आशय यह है कि औपचारिक स्रोत वो होते हैं जो राज्य द्वारा लागू किए जाते हैं, यानी राज्य द्वारा लागू किए जाते हैं। उनकी शक्ति राज्य के द्वारा ही प्रभावित होती है, क्योंकि वो जितने भी न्यायिक निर्णय, पूर्व न्यायिक निर्णय किए हुए होते हैं, उनके माध्यम से वो अस्तित्व में आती
है। ठीक है, तो ये अस्तित्व में जो आती है ये आपके औपचारिक स्रोत कहा गया है सामंत के अनुसार, यानी मुख्य रूप से जो राज्य की इच्छा पर निर्भर करते हैं और जो जो नियम जो बनते हैं राज्य द्वारा वो प्रभावित होते हैं विधि के जो पूर्व निर्णय हैं या न्यायिक निर्णय है उनसे वो पूरी तरह प्रभावित होते हैं। इन्हें औपचारिक स्रोत कहा गया है। ठीक है, यानी इन्हें राज्य निर्माण, इनका निर्माण राज्य के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में भौतिक स्रोत। भौतिक स्रोत क्या है? ठीक है, इसमें सामान्य जो भौतिक स्रोत का है, भौतिक स्रोत किसे कहा है? देखो एक तो पहले शब्द को ही देखा करो, भौतिक। भौतिक का मतलब जो पहले से अस्तित्व में है। ठीक है, हाँ, इसमें वह विधि आती है जो पहले से ही अस्तित्व में है या उपलब्ध है, जिसमें ऐतिहासिक स्रोत और विधिक स्रोत आते हैं। वही बात है कि भौतिक स्रोत वो है जो पहले से ही पर्यावरण में या अपने वातावरण में किसी भी समाज में अस्तित्व में हैं, वो भौतिक स्रोत आते हैं। जैसे अब ऐतिहासिक स्रोत में कौन कौन से? इसमें विधियों के लेख, क्योंकि लेख पुराने होते हैं काफी। ठीक है, कृतियां, लोगों ने जो कृतियां लिखी हैं विधि से संबंधित, टिप्पणियां, निर्णय, पत्रिकाएं आदि ऐतिहासिक स्रोत में आ जाते हैं। ठीक है, जबकि विधिक स्रोत में क्या आ जाते हैं? ये हमने पहले ही बता दिया कि इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है सामंत ने। पहला तो विधान बताया है, दूसरा पूर्व निर्णय और तीसरा रूढ़िगत विधि। ठीक है, अब ये विधान क्या होता है? यानी ये जो विधिक स्रोत हैं, विधिक स्रोत में विधान क्या है? ठीक है, हाँ, विधिक स्रोत, इसके अंतर्गत विधान क्या है? हम विधान को देख लेते हैं। तो विधान क्या है? विधि जिसे न्यायालय द्वारा मान्य एवं प्रवर्तित किया जाता है, जैसे विधायिका द्वारा पारित अधिनियम। ठीक है, यानी एक्ट। तो ये चीजें किस में आएंगी? विधान में। यानी विधान क्या होगा? जिसे न्यायालय द्वारा एक मान्य प्रक्रिया के थ्रू प्रवर्तित किया जाता है और जो विधायिका द्वारा पारित किए जाते हैं, जैसे अधिनियम हो गए यानी एक्ट हो गए, ये सब विधान के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, पूर्व निर्णय। पूर्व निर्णय क्या है? भाई न्यायालय द्वारा घोषित ऐसे निर्णय होते हैं जो उसी मामले में पूर्वोक्तियों यानी प्रेसिडेंट, जितने प्रेसिडेंट किए जाते हैं, पूर्वोक्तियां की जाती हैं, उनके रूप में काम आते हैं। इन्हें नजीरें भी कहा जाता है। ठीक है, ये पूर्व निर्णय हो गए। ठीक है, जो कि रूढ़िगत विधि क्या होती है? यानी रूढ़िगत विधि में ऐसी विधियां हैं जो एक लंबे समय तक बिना विवाद के प्रचलन में रहती है, उसे रूढ़िगत विधि कहा गया है। ठीक है, हाँ, अब देख लेते हैं आस्टिंग के अनुसार विधि के स्रोत, यानी जो आस्टिंग विधि शास्त्री थे उनके अनुसार विधि के स्रोत क्या हैं। ठीक है, तो उन्होंने भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला वास्तविक विधि निर्माता, यानी जो वास्तव में विधि का निर्माण करते हैं वो विधि के एक स्रोत के रूप में देखते हैं वो इस चीज को। और दूसरा ऐतिहासिक। ठीक है, और तीसरा उन्होंने डिवाइड किया कारण। कारण में क्या है? विधायन है। ठीक है, जो पूर्व निर्णय है, इसमें रूढ़िजन्य विधि है और साम्य विधि है। देखिए निम्न का अध्ययन पूर्व में कर किया जा चुका है, यानी हम विधान को भी देख चुके हैं, विधान क्या होता है, पूर्व निर्णय भी देख चुके हैं, रूढ़िजन्य विधि भी देख सकते हैं। साम्य यानी जो समानता पर आधारित होती है, समानता, समानता एवं तर्क बुद्धि, तर्क बुद्धि पर जो विधि आधारित होती है विधि, उसे हम साम्य आदि विधि कहा करते हैं। ये आस्टिंग के अनुसार विधि के स्रोत हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हम मुख्य रूप से विधायन को देख लेते हैं, क्योंकि इसके बाद हम विधायन को देखेंगे कि विधायन क्या है, यानी विधायन की परिभाषा, उसके प्रकार, ठीक है, महत्व आदि इत्यादि को हम देखेंगे। ठीक है, जैसा हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं इस चीज का जब मैंने क्वेश्चन शुरू किया था। ठीक है, हाँ, चलिए देखते हैं विधायन। विधान क्या होता है? और विधान मैं पहले भी समझा चुका हूँ। देख लेते हैं कि एक विधान, लेजिस्लेशन भी इसे कहते हैं। ठीक है, जो विधान का मुख्य स्रोत है, यानी विधान के द्वारा इन्हें बनाया जाता है, जो विधि का मुख्य स्रोत है। यह आंग्ला भाषा का जो अंग्रेजी में शब्द है लेजिस्लेशन, उसका हिंदी रूपांतरण है विधायन। ठीक है, यानी 2 शब्दों से मिलकर बनाया ये। 1 मिनट। जो विधायन जो शब्द है, ये 2 शब्दों से लेकर बनकर बना है, लेजिस और लेशन। लेजिस का मतलब होता है विधि और लेजिस का मतलब होता है प्रस्तावना, यानी विधि की प्रस्थापना। प्रस्थापना यानी विधि की एक तरह से बोल सकते हैं स्थापना। ठीक है, चलिए अब परिभाषा क्या है? अलग अलग विधि शास्त्रियों ने विधान की अलग अलग परिभाषा दी है, तो परिभाषा देख लेते हैं। बेंतम तथा मिल के अनुसार, बेंतम और मिल के अनुसार विधान की क्या परिभाषा है? इनके अनुसार किसी भी प्रकार का विधि निर्माण विधान कहलाता है, यानी किसी भी प्रकार का जो भी विधि निर्माण होता है उसे विधायन कहते हैं। सॉरी, ये बेंतम और मिल के अनुसार है। ठीक है, अगला देख लेते हैं नंबर 2,
सामंत के अनुसार विधायन क्या है कि इनके अनुसार विधायन एक शक्ति प्रदत्त प्राधिकारी के विधिक नियमों का घोषणा है। यानी उन्होंने कहा है कि ये जो विधायन है, जिसके पास जो भी प्राधिकारी होता है उसके पास शक्ति जो होती है, विधिक शक्ति जिसके पास जो होती है, वो जो घोषणा कर देता है वही नियम बन जाते हैं और वही क्या है, विधायन है। ये सामंत के अनुसार इनका कहना है। ठीक है। जबकि ऑस्टिन ने क्या कहा है विधान के बारे में, इन्होंने कहा है कि ऐसे की विधिक कृत्य होते हैं जो 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 विधि के निर्माण, संशोधन या परिवर्तन करते हैं, उन कृत्यों से ही विधान का निर्माण होता है। ये आपके ऑस्टिन द्वारा कहा गया है। ठीक है। चलिए, अब इन परिभाषाओं से विधान के निर्णय में क्या क्या चीज हमारे सामने आती हैं, यानी जो परिभाषा हमने पढ़ी है उनसे विधान के बारे में हम क्या समझते हैं उसको देख लेते हैं। तो यह संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित होते हैं। एक बात क्लियर हो जाती है कि विधान संसद या राज्य विधानमंडल के द्वारा निर्मित होते हैं। ठीक है, जैसा परिभाषा हमने देख चुके हैं। ठीक है। नंबर 2, यह विचार पूर्वक निर्मित नियमों का संग्रह है। यानी इनका पूरा एक विचार विमर्श किया जाता है इन नियमों पर या विधियों पर, तब इन विधियों का निर्माण होता है। नंबर 3, यह लिखित हैं, यानी विधान लिखित होते हैं। नंबर 4, इसमें आज्ञापरक तत्व निहित होते हैं, यानी एक आज्ञा या आदेश के थ्रू ये बनाए जाते हैं। ठीक है। अब विधायन के हम प्रकार देख लेते हैं। ठीक है, कि विधायन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। तो मुख्य रूप से यहाँ पर 2 प्रकार बताए गए हैं, जिसमें से सर्वोच्च विधायन है और दूसरा है अधीनस्थ विधायन। ठीक है। तो सर्वोच्च विधायन तो अभी हम पढ़ लेंगे क्या होता है। ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं अधीनस्थ विधायन। अधीनस्थ विधायन को भी यहाँ पर 6 प्रकार में बांटा गया है। कितने प्रकार में? 6 प्रकार में। आप जब भी वीडियो देखते हो पढ़ते हो तो साथ के साथ पेन कॉपी लेकर इसके नोट्स भी बना लिया करो। ठीक है। हाँ, चलिए, नंबर 1, उपनिवेश का विधायन। क्या है? उपनिवेश का विधायन। नंबर 2, कार्यपालिका विधायन। ठीक है। नंबर 3, न्यायिक विधायन। ठीक है। नंबर 4, नगर पालिका विधायन। नंबर 5, स्वायत्त शासन विधायन। ठीक है। और नंबर 5, प्रत्यायोजित विधायन। तो ये आपके विधायन के 6 प्रकार हैं। ठीक है। पहला है आपका उपनिवेश का विधायन, दूसरा कार्यपालिका विधायन, तीसरा न्यायिक विधायन, चौथा नगर पालिका विधायन, 5वां स्वायत्त शासन विधायन और 6वां है प्रत्यायोजित विधायन। ठीक है। ये अधीनस्थ विधायन के अंतर्गत आते हैं। 6 की 6 किसके अंतर्गत आते हैं? अधीनस्थ विधायन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। हाँ, अब नंबर 1, सर्वोच्च विधान क्या होता है, यानी सुप्रीम लेजिस्लेशन क्या होता है, इसको देख लेते हैं। यानी इसका उद्भव राज्य की प्रभुत्ता संपन्न शक्ति से होता है। ठीक है। और इसके अन्य विधायी शक्तियों का हस्तक्षेप नहीं होता है। यानी ये जो राज्य की प्रभुत्ता संपन्न शक्ति होती है उसके थ्रू उसका सर्वोच्च विधायन का निर्माण होता है और अन्य विधायी शक्तियों में इनका कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। उदाहरण के रूप में इंग्लैंड की अधिराष्ट्रीय संसद। ठीक है। यहाँ भारत की संसद, लेकिन यहाँ इन्हें न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। ठीक है। ये एक तरह से सर्वोच्च नहीं है, फिर भी कुछ हद तक हम सर्वोच्च विधायन कह सकते हैं भारत की संसद को। ठीक है। हाँ, जबकि इंग्लैंड की जो अधिराष्ट्रीय संसद है वो एक तरह से सर्वोच्च विधायन का अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है। हाँ, यानी इनमें सीधा क्या है, पहले बताया, राज्य की प्रभुत्ता संपन्न शक्ति इनमें निहित होती है, अन्य विधायी शक्तियों का इनमें हस्तक्षेप नहीं होता है। किसमें? सर्वोच्च विधायन में। ठीक है। नंबर 2, अधीनस्थ विधायन और इसके 6 प्रकार, वो अभी हम देखेंगे। ठीक है। यानी सुबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन। ठीक है। ये ऐसे विधान होते हैं जो सर्वोच्च शक्ति के अलावा, यानी जो सर्वोच्च विधान है या सर्वोच्च शक्ति है, राज्य की सर्वोच्च शक्ति होती है, उसके अलावा प्राधिकारी द्वारा निर्मित होते हैं, लेकिन इन पर उच्च विधायी शक्तियों का नियंत्रण रहता है। ठीक है। ये सर्वोच्च विधायी शक्तियां या सर्वोच्च प्रभुत्व संपन्न शक्ति जो राज्य की होती है उसके अलावा ये प्राधिकारी होते हैं, लेकिन फिर भी इन सर्वोच्च शक्तियों का इन पर नियंत्रण रहता है। उच्च जो विधायी शक्तियां होती हैं इनका नियंत्रण रहता है। ठीक है। इसमें मुख्य रूप से हम अभी आप 6 बता चुके थे। कौन कौन से? उपनिवेश का विधायन आता है, कार्यपालिका विधायन आता है, न्यायिक विधायन इसके अंतर्गत आता है, नगर पालिका विधायन इसके अंतर्गत आता है, स्वायत्त शासी संबंधी विधायन भी इसके अंतर्गत आता है और प्रत्यायोजित विधायन भी इसके अंतर्गत आता है। ठीक है। अब देख लेते हैं विधायन का महत्व, यानी विधायन का महत्व क्या है, क्यों है जरूरी है विधायन। ठीक है। इसका क्या महत्व है, विधि के स्रोत के रूप में इसका क्या महत्व है। ठीक है। तो विधि के स्रोत के रूप में विधायन के महत्व भिन्न भिन्न मत हैं, यानी इसके महत्व में भी अलग अलग महत्व है इसके। ठीक है। तो ऐतिहासिक विचारधारा के अनुसार इनका क्या महत्व है विधायन का। ठीक है। हाँ, तो ऐतिहासिक विचारधारा इनके समर्थक विधायन को स्रोत के रूप में महत्व नहीं देते। जो ऐतिहासिक विचारधारा के जितने भी समर्थक हैं
वो विधायन को विधि का स्रोत के रूप में महत्व नहीं देते, उसको मानते नहीं है, क्योंकि यह क्रियात्मक ना होकर निश्चित है। क्योंकि उनका कहना है कि ये क्रियात्मक नहीं है, समय के साथ, इतिहास के साथ विकसित नहीं होती है, ठीक है, टाइम के साथ नहीं विकसित होती है। इसलिए उन्होंने कहा कि क्रियात्मक ना होकर निश्चित है, इसका निर्माण किया जाता है, एक निश्चित विधि बनाई जाती है, ठीक है, तथा इसमें परिवर्तन एवं विकास आसान नहीं है, जिस कारण इसके समर्थक स्रोत के रूप में रूढ़ी विधि को अधिक महत्व देते हैं। यानी ऐतिहासिक विचारधारा के जो समर्थक हैं वो विधायन को एक विधि के स्रोत के रूप में नहीं मानते, जबकि रूढ़ी विधि को विधि के स्रोत के रूप में मानते हैं। और विधायन को क्यों नहीं मानते? क्योंकि वो कहते हैं ये क्रियात्मक विधि नहीं है, यानी समय के साथ इसका विकास नहीं हुआ है, क्योंकि एक निश्चित विधि के अंतर्गत आती है, इसलिए वो इसका समर्थन नहीं करते, ठीक है। हाँ, विश्लेषणात्मक विचारधारा, यानी विश्लेषणात्मक विचारधारा के जो समर्थक हैं वो विधान को कैसा मानते हैं, जबकि इस विचारधारा के जो समर्थक हैं विधान को ही श्रेष्ठ स्रोत मानते हैं। जो विश्लेषणात्मक या विश्लेषण करके जो विधि का निर्माण होता है उसके जो समर्थक हैं वो इसी को सबसे श्रेष्ठ स्रोत मानते हैं, श्रेष्ठ स्रोत मानते हैं। इनके अनुसार यह एक अधिनियमित विधि है, यानी एक अधिनियमित विधि है, ठीक है, जो सोच एवं चिंतन के विश्लेषण पर आधारित है, तथा यह सभी नागरिकों एवं उपनिवेशों सम्राट को भी आबद्ध करती है, और इसमें संशोधन या परिवर्तन के बिना प्राधिकारी को नहीं किया जा सकता, ठीक है। एक मिनट, हाँ, ठीक है। तो जो विश्लेषणात्मक विचारधारा के समर्थक हैं उन्होंने विधायन को ही श्रेष्ठ स्रोत माना है, क्योंकि उन्होंने कहा है ये पूरा एक तरह से इस पे विचार विमर्श करने के बाद इसका निर्माण किया जाता है, ठीक है। अब इन्होंने इसको क्यों सर्वोच्च माना है, कि इसकी सर्वोच्च रखा, उन्होंने दो मुख्य कारण भी दिए हैं कि इसके सर्वोच्च क्यों है ये, ठीक है। तो नंबर एक, पहला, अलिखित संविधान वाले जिन देशों में संविधान अलिखित है उन देशों में विधायन ही श्रेष्ठतम स्रोत है, और संसद की शक्ति को परिसीमित नहीं किया जा सकता। और एक मिनट, हाँ, नहीं किया जा सकता, और ना ही निर्मित विधि को चुनौती दी जा सकती है, ठीक है। और दूसरा कारण क्या है कि लिखित संविधान वाले देशों में जो उच्च स्तरीय विधायन हैं उसी को विधि का बल प्राप्त होता है, इसलिए ये विधायन को सर्वोच्च मानते हैं, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं कि विधायन एवं रूढ़िजन्य विधि में अंतर क्या है। यानी रूढ़िजन्य यानी प्रथागत विधि, ठीक है। इन दोनों में अंतर क्या है, विधायन और रूढ़िजन्य विधि, ठीक है। एक मिनट, ये तो विधायन एवं रूढ़िजन्य विधि में अंतर, ठीक है। तो कुछ आधारों पर हम अंतर स्पष्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। वो आधार क्या है, आधार देख लेते हैं। पहला, संबंध, ठीक है, संबंध के आधार पर। दूसरा, समय निर्माण के आधार पर, क्या निर्मित करने क्या समय, ठीक है। प्रक्रिया के आधार पर, स्वभाव के आधार पर, निर्माण के तत्व के आधार पर, और अस्तित्व के आधार पर हम विधायन और रूढ़िजन्य विधि में अंतर स्पष्ट करेंगे। तो हाँ, संबंध में देखेंगे हम राज्य एवं मनुष्य के बीच संबंध। विधायन का राज्य एवं मनुष्य के बीच संबंध होता है, जबकि रूढ़िजन्य विधि का मनुष्यों के बीच परस्पर संबंध होता है, ठीक है। यहाँ पे राज्य एवं मनुष्य के बीच संबंध, और यहाँ पे मनुष्य के बीच परस्पर संबंध, ठीक है। नंबर 2, इसका निर्माण चिंतन विमर्श के बाद होता है विधायन का, जबकि इसका निर्माण लंबे समय काल में होता है। नंबर 3, ये निर्मित की जाती है, विधायन जो विधि है ये निर्मित की जाती है, जबकि ये विधि पहले से ही अस्तित्व में रहती है, लोगों के बीच काफी समय से प्रचलित रहती है, ठीक है। अलग से इसका निर्माण नहीं करते हैं बैठ करके, ठीक है। हाँ, ये विधिता होती है, यानी ये डी जीरो होती है, यानी विधि पूरी तरह विधित के रूप में इसको देखते हैं, विधि के द्वारा इसको सोच विचार करके इसको अमल में लाया जाता है, लोगों के लिए समाज में लागू किया जाता है, जबकि ये तथ्यता होती है, ठीक है। ये फैक्ट आधारित होती है, डिफैक्ट होती है, ठीक है। सिद्धांत आधारित होती है, जो विधान होता है वो सिद्धांत आधारित होता है, जबकि ये सामाजिक दबाव द्वारा निर्मित की जाती है, ठीक है। और राज्यों के किसी भी अंग में ये अस्तित्व में रहती है, ठीक है, यानी राज्य के किसी अंग में अस्तित्व में रहती है विधायन, ठीक है।
कोई भी सुप्रीम या सर्वोच्च संस्थान हो सकती है, ठीक है, सर्वोच्च शक्ति हो सकती है राज्य की, ठीक है, उसमें ये अस्तित्व में रहती है, जबकि ये समाज एवं सदस्यों में अस्तित्व में रहती है, ठीक है। तो ये आपके विधायन एवं रूढ़िजन्य विधि में अंतर हो गया इस पर, ठीक है। इसके बाद विधायन एवं पूर्व निर्णय में अंतर देख लेते हैं। जो विधायन एवं पूर्व निर्णय है उन दोनों में अंतर देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, इनको भी हम कुछ आधार देख लेते हैं। कुछ क्षेत्र के आधार पर देखेंगे, प्रभाव के आधार पर देखेंगे, अवस्था के आधार पर इनका अंतर देखेंगे, और निर्माण के आधार पर अंतर देखेंगे, प्रकृति के आधार पर देखेंगे, प्रमुखता के आधार पर देखेंगे, ठीक है। विधायन जो है सार्वभौमिक नियम के रूप में है, जबकि पूर्व निर्णय विनिर्दिष्ट विवादों के रूप में है, ठीक है। विधायन सार्वभौमिक नियम के रूप में, ये विनिर्दिष्ट जो पहले एक तरह से पूर्व निर्णय जो वाद विवाद किए जाते हैं पहले से लिखित हैं, दर्शित हैं, उनके रूप में देखी जाती है, ठीक है। ये भविष्य लक्ष्य होती है विधायन, जबकि ये भूत लक्ष्य होती है, जो बीत चुकी होती है, ठीक है, उस विधि के रूप में होती है ये। यानी ये वर्तमान काल में, वर्तमान में या प्रेजेंट में लागू करने योग्य होती है, जबकि ये समय के आधार पर बदलने योग्य होती है, यानी कंडीशन बदल सकती है, ठीक है। हाँ, ये नवीन विधि होती है, जबकि ये पूर्व स्थित विधि होती है, यानी पूर्व में जो विधि स्थित थी उसके अनुसार होते हैं, क्योंकि पहले से ही लगा हुआ है पूर्व निर्णय, ठीक है। हाँ, आकस्मक नहीं होता, इसका निर्माण आकस्मक नहीं होता, जबकि इसका निर्माण जो होता है आकस्मक होता है, ठीक है। प्रकृति कैसी, इसकी सरल, स्पष्ट एवं निश्चित एवं संक्षिप्त होती है, जबकि ये ऐसा नहीं होता, ये जटिल प्रकृति की पाई जाती है पूर्व निर्णय, ठीक है। प्रमुखता क्या, स्वयं विधि के रूप में होती है, जबकि विधि के स्रोत के रूप में देखी जाती है। तो ये आपके विधायन और पूर्व निर्णय में अंतर हो गया, ठीक है। इनके अंतर को और स्पष्ट करने हेतु सामंत द्वारा कहा गया है कि पूर्व निर्णय खदान में मिलने वाले स्वर्ण कण हैं, जिनके लिए टनों बेकार पदार्थ हटाने होते हैं, ठीक है। यानी सामंत ने कहा है कि पूर्व निर्णय क्या है, खदान में मिलने वाले सोने के कण हैं, अब उन कणों को प्राप्त करने के लिए कई टन बेकार पदार्थ को हटाना पड़ता है, तो वो तो पूर्व निर्णय है। लेकिन विधायन असली जो सिक्के हैं, असली ढले हुए सिक्के हैं, वो हैं जो तुरंत उपयोग में लिया जा सकता है। तो ये आपका अंतर है, क्योंकि सामंत द्वारा ये कहा गया है कि जो पूर्व निर्णय उनके लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है, काफी समय के बाद हमें प्राप्त होते हैं, स्वर्ण के कण मिले, स्वर्ण के कणों से कंपेयर किया गया है, जबकि विधायन पहले से ही असली ढले हुए सिक्के होते हैं, जिन्हें डायरेक्ट हम यूज में ले सकते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर जो है पसंद आया हो, ठीक है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर किया करें, शेयर करें, ठीक है। और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो नीचे व्हाट्सएप नंबर है, उससे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। इसी के साथ ही हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जुडिशियल लॉ क्लासेज, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं सर्च करके, ठीक है। चलो, इसी के लिए थैंक यू।